चलिए बात करते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में। देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कैसे एडिशन थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होता है, ई एंड, ये ध्यान रखिएगा। जो जब भी हम बात करते थे एडिशन थ्योरम की, तो एडिशन थ्योरम में कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन एंड क्वीन और किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ रेड कलर और किंग ऑफ ब्लैक कलर, इस तरह से पूछा जाता था। अब इसमें क्या होता है, अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग एंड क्वीन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में सोचते हैं होती किस तरह किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। पहला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट यानी ऐसे इवेंट जो एक दूसरे से कहीं कनेक्टेड नहीं है, एक के अकरेंस का एक अकरनेंस ऑफ एक इवेंट या सक्सेस ऑफ एक इवेंट डिपेंड नहीं करती है कि सक्सेस ऑफ अनदर इवेंट होगा या नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, तो वो वहां पे होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हम फाइंड क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की बात कर रहे हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी यही आपसे पूछ लेता है, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये तो हम जब प्रॉब्लम लगाएंगे तब सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट को समझिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होता है, एंड लगा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस क्या होता है दूसरी चीज, हमारे इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम होती है, और फिर कंडीशनल या नॉन रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम होती है। ये सारे क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में समझेंगे। चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन के थ्योरम के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी इंडिपेंडेंट इवेंट की। in the multiplication theorem how we will solve the problems of independent event। ये आपकी एक प्रॉब्लम गिवन है, ये प्रॉब्लम गिवन है, इसमें दिया गया है कि मिस्टर एक्स इज नोन टू हिट द टारगेट इन 4 आउट ऑफ 5। ठीक, 5 बार ट्राई करते हैं लेकिन 5 में से 4 बार वो हिट कर देते हैं, मतलब जब भी वो ट्राई करते हैं 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स ही कैन हिट द टारगेट। वहीं आपके y की बात की जा रही है, तो y क्या करता है, y जो है 5 में से 3 बार तो किसी टारगेट को हिट कर देता है, शूट कर रहे हैं थ्रू शूटिंग थ्रू एरो किसी तरह। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है निशाने की, निशाने में जो मिस्टर ए एक्स हैं वो क्या करते हैं, 5 में से 4 उनके निशाने लग जाते हैं, वहीं उनके क्या है मिस्टर जो वाई हैं उनके 3 निशाने सही जगह पे लग जाते हैं, टारगेट को हिट करते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बोथ विल हिट द टारगेट, बोथ विल हिट द टारगेट, यानी बोथ का मतलब होता है ए एंड बी विल हिट द टारगेट, यही तो इसका मतलब हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी की। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में कि ए मार रहा बी पे कुछ असर पड़ रहा है, बी मार रहा ए पे कुछ असर पड़ रहा है, नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या, मिस्टर एक्स जो है 4 आउट ऑफ 5 मतलब 5 में से 4 बार हिट कर देते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई 4/5, सिंपल। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई 3/5, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25, 12/25। ये क्लियर है, बोथ विल हिट द टारगेट। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन विल हिट द टारगेट। अब ये क्या हो गया, नॉन विल हिट द टारगेट।
मतलब उनमें से कोई भी टारगेट हिट नहीं कर रहा है। तो कोई भी टारगेट हिट नहीं कर रहा, तो अगर इनमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट क्या है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग टारगेट क्या हो जाएगी 1/5। यानी नॉन हिटिंग अगर एक की बात कर एक्स की बात करें तो नॉन हिटिंग क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हिटिंग द टारगेट। हिटिंग द टारगेट 4/5 है, तो नॉन हिटिंग द टारगेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हम फाइंड कर रहे हैं, नॉट ए एंड बी, नॉट ए एंड बी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। सिंपल मेरी बात समझिए, नॉन विल हिट द टारगेट यानी कोई टारगेट हिट नहीं करेगा, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिटिंग की बात कर रहे हैं। हिटिंग में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/5, यानी एक शॉट जो है वो मिस कर रहा है क्या, एक शॉट जो वो मिस कर रहा है, क्या मिस कर रहा है, एक शॉट मिस कर रहा है 5 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/5। इसी तरह इनके कितने 2 शॉट्स मिस हो रहे हैं आउट ऑफ 5, तो नॉट हिटिंग की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 2/5 कितना होगा 3/25। क्लियर है आपको, मेरी बात समझ में आई। सॉरी, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 2/25। अब यहाँ पे कह रहा है, ये तो हमें समझ एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट, कम से कम एक तो टारगेट को हिट करे। तो कम से कम एक टारगेट को हिट करने का मतलब है कि हम क्या करें, टोटल प्रोबेबिलिटी में से, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, माइनस कर दें नॉन विल हिट द टारगेट, तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगी। यानी हम यहाँ पे एक तरीका क्या है, एटलीस्ट 1 निकालना है तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी में से नॉन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो नॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/25 23/25। ये क्लियर है आपको। देखिए ये मेरी बात समझिए, थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल इन द सेंस कि कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि कम से कम एक तो टारगेट हिट हो ही जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो एक हिटिंग की प्रोबेबिलिटी होती है और प्लस नॉन हिटिंग की प्रोबेबिलिटी होती है, ये होती है। अब यहाँ हिटिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों की हिटिंग की बात कर रहे हैं, ए और बी की, और यहाँ पे नॉन हिटिंग की भी बात की जा रही, तो ए प्लस बी दोनों की बात की, ए और बी की बात की जा रही है नॉन हिटिंग की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल प्रोबेबिलिटी में से एटलीस्ट एक क्या करे टारगेट को हिट कर दे, तो हमें ये पता है नॉन हिटिंग की प्रोबेबिलिटी पता है, हम आउट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमें नॉन हिटिंग की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब सेम कह रहा है एटलीस्ट none of them will hit the target, at least none of them will hit the target। तो हमें ये पता है दोनों टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम उसी तरह पे आएंगे, नॉन विल हिट द टारगेट, तो हिटिंग टारगेट की प्रोबेबिलिटी को टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर देंगे तो हमें नॉन विल हिट द टारगेट मिल जाएगा। तो 1 माइनस सेम ऊपर वाला 12/25, ये हमारा कितना हो गया 13/25। ये चीज क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज समझिए ये कैसे आया। फिर क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। ये भी चीज समझने वाली है। क्या कह रहा है, केवल एक ही आदमी टारगेट को हिट करे। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है, देखिए अगर हम ए की बात करते हैं, यानी सॉरी यहाँ हम एक्स की बात कर रहे हैं, तो x की प्रोबेबिलिटी हिटिंग की क्या है, हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है 4/5, नॉन हिटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। ठीक, ये दोनों मिला के हमारी एक प्रोबेबिलिटी बनती है। सेम उसी तरह हम y की बात करते हैं, हिटिंग की प्रोबेबिलिटी 3/5, नॉन हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है 2/5। ये हो गया। अब कह रहा है एटलीस्ट नॉन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, नॉन ऑफ देम एटलीस्ट, यानी यहाँ पे हमें दो चीजें पूछी जा रही हैं। पहला तो कह रहा है नॉन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, पहले नॉन ऑफ देम हिट द टारगेट की हम बात करेंगे।
तो नन ऑफ द टाइम बात करें तो इसमें पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की बात करेंगे, यानी क्या है कि एक्स तो हिट कर रहा है, वाई हिट ना करे, तो एक्स की हिटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/5, और वाई हिट ना करे, यानी दोनों में से एक ही को हिट करना है, एक्स हिट कर रहा है, वाई हिट ना करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। मेरी बात समझिए, यही हम y की बात करें, y हिट कर रहा है और x हिट ना करे, y हिट कर रहा है कितना, y की हिटिंग प्रोबेबिलिटी 3/5 और x की नॉन हिटिंग की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो ये तो क्या आ गई, देखिए क्वेश्चन समझिए, ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, एक ही हिट करे, यानी अगर x हिट कर रहा है तो y ना करे, और y हिट कर रहा है तो x ना करे। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज अटैच है, एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लगेगी, दूसरी एडिशन थ्योरम भी लगेगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हमने लगाया कि x हिट करे और y हिट ना करे, तो ये हमारा बन गया, ये कितना हो गया 8/25, और फिर दूसरा का y हिट करे और x हिट ना करे 4/25। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ओनली वन ऑफ देम, तो हमें ओनली वन ऑफ देम की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी 8/25 प्लस 4/25, और ये हो जाएगा 12/25। ये चीज आपको क्लियर है। हमें इसी चीज से फाइंड करना है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमको दिमाग ये लगाना है कि है वही चीज, बस हम इसको सॉल्व कैसे करें, पूछा एग्जैक्टली क्या जा रहा है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे बोथ विल हिट द टारगेट, यानी ए और बी दोनों की बात करें, दोनों टारगेट हिटिंग की प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट अलग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ली। फिर आपसे कह रहा है नॉन विल हिट द टारगेट, तो नॉन की प्रोबेबिलिटी यानी कोई भी टारगेट को हिट ना करे, सिंपल है, इसकी नॉन की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, इसकी नॉन की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये नॉन हिट करे ये ना हिट करे, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, कम से कम एक आदमी टारगेट को हिट करे। तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हिटिंग प्लस नॉन हिटिंग। हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी से नॉन हिटिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि कम से कम एक आदमी इसमें से तो हिट कर देगा। फिर आता है एटलीस्ट नॉन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। देखो एटलीस्ट और ओनली का मतलब समझिएगा, एटलीस्ट की यहाँ बात की जा रही है, फिर एटलीस्ट नॉन विल हिट द टारगेट, तो नॉन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, तो यही सेम है, हिटिंग नॉन हिटिंग मतलब टोटल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पूछ रहा है नॉन ऑफ देम, तो नॉन ऑफ देम से हिटिंग की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और आप चाहे तो ये चीज याद कर लीजिए, ये इसी तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट का मतलब टोटल में दोनों लोग चला रहे हैं, दोनों लोग मतलब शूट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अब इनको हमको प्रोबेबिलिटी बतानी, केवल दोनों में से एक का ही निशाना सही जगह लगे। तो एक का निशाना सही जगह लगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x का निशाना लगे और y का निशाना ना लगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर कहेंगे कि भाई y का निशाना लगे और x का निशाना ना लगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर अब चूंकि हमको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, a और b, यानी अब इन दोनों में से एक प्रोबेबिलिटी a और b की बात होगी, यानी ओनली वन की बात की गई है, तो यानी इस केस में या इस केस में एक केस आए, तो यहाँ बीच में और लग गया, जब और लग गया तो यहाँ एडिशन हो गया, एडिशन हो गया तो हमने इस तरह सॉल्व कर दिया। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी हम किस इवेंट की, हम ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हम डिपेंडेंट इवेंट, जिसमें रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, थैंक यू क्लास।